नमस्कार, खबरों में आप सबका स्वागत है। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा पेड न्यूज मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट में फैसला हो सकता है। चुनाव आयोग ने नरोत्तम मिश्रा के 3 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाई है और इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को दोनों पक्षों को सुनने के बाद 17 जुलाई से पहले फैसला सुनाने का निर्देश भी दिया था। अब इस पूरे मामले में आज क्या फैसला आता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ईटीवी संवाददाता शंकर आनंद बता रहे हैं ये पूरा मामला। सरकार के मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता नरोत्तम मिश्रा मामले में आज बड़ा फैसला आ सकता है। अगर इस मामले की अगर बात करें तो साल 2008 में नरोत्तम मिश्रा को चुनाव आयोग ने अयोग्य करार दिया गया था। पेड न्यूज मामला था, इसी मामले में उन्हें अयोग्य करार दिया था और इस मामले की बाकायदा इस मामले पे पहल करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और कहा कि राष्ट्रपति पद के जो चुनाव होने हैं बाकायदा उस चुनाव में वो वोटिंग करना चाहते हैं, लिहाजा इस मामले पर उनकी याचिका सुनवाई जल्द से जल्द की जाए। और इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर गंभीरता से सोचते हुए 17 जुलाई के पहले बाकायदा इस मामले में फैसला सुनाने का हाईकोर्ट को निर्देश दिया था और इस मामले में अब आज जो है इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट एक बड़ा फैसला सुना सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित जैन के साथ शंकर आनंद, ईटीवी न्यूज, दिल्ली। वित्त मंत्री जयंत मलैया के मुताबिक नरोत्तम मिश्रा को लेकर कोर्ट का फैसला नहीं आया है और इसीलिए वो अभी भी मंत्री पद पर हैं। मलैया ने कहा कि अगर कोई विधानसभा का सदस्य नहीं भी है तो भी वो 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। कैबिनेट की बैठक में कांग्रेस ये कह रही है कि वो तो सदस्य ही नहीं है कि एक कोई भी व्यक्ति 6 माह तक बिना विधानसभा का सदस्य रहते हुए भी मंत्री रह सकता है। 3 साल की पाबंदी थी, कितनी पूरी रह सकते हैं? अभी निर्णय नहीं हुआ है। इधर कांग्रेस ने जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा के इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस नेता माणक अग्रवाल के मुताबिक कोर्ट का फैसला आने से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान को नरोत्तम मिश्रा से इस्तीफा ले लेना चाहिए। अग्रवाल ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष और नरोत्तम मिश्रा मिलकर चुनाव आयोग को चुनौती दे रहे हैं, जो ठीक नहीं है। चुनाव आयोग ने नरोत्तम मिश्रा को राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने के लिए आयोग घोषित कर दिया और इसके बावजूद भी स्पीकर और नरोत्तम मिश्रा चुनाव आयोग को चैलेंज कर रहे हैं, लगातार उस चुनाव आयोग के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनका लोकतंत्र के ऊपर कोई विश्वास ही नहीं है। ऐसी स्थिति में कोर्ट के अंदर जब मामला चल रहा है तो मुझे लगता है कि कोर्ट में आज डिसीजन आ जाएगा। उसके पहले मुख्यमंत्री को नरोत्तम मिश्रा का इस्तीफा ले लेना चाहिए। और इस दौरान कुछ और अपडेट्स इस वक्त हम तक पहुंचे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव की घोषणा जल्द ही की जा सकती है। मध्य प्रदेश के 44 नगरीय निकायों में चुनाव की घोषणा होनी है और राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त इस बात की घोषणा करेंगे। थोड़ी देर में कमिश्नर आर परशुराम ये घोषणा करेंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। क्या कुछ अपडेट्स हैं, जाने के लिए बातचीत करेंगे। हमारे साथ भोपाल से सहयोगी अरुण त्रिवेदी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, नगरीय निकायों में चुनाव की घोषणा की जानी है, क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं और कब तक कॉन्फ्रेंस हो पाएगी? देखिए, अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं और अब इससे बस थोड़ी देर में चुनाव की तारीखों की ऐलान करने वाले हैं। अभी उन्होंने जो जानकारी दी है उसमें जो उम्मीदवार हैं उनके लिए कई सहूलियतें और कई नवाचार इस बार चुनाव में किए गए हैं, जिसमें जो अभ्यर्थी हैं वो ऑनलाइन अपने आवेदन नामांकन फॉर्म भर सकेंगे। वो अपने घर से या एमपी ऑनलाइन से जाकर ये चुनाव के जो नामांकन है वो भर सकेंगे। तो अब जो भीड़ भाड़ लेके जो जाते थे उम्मीदवार, उन पर रोक लग जाएगी। जो ढोल धमाकों के साथ नामांकन भरने जाते थे उस पर रोक लग जाएगी और वो कहीं से भी जाकर अपना नामांकन भर सकेंगे। तो एक नवाचार जो चुनाव आयोग ने किया है, ये शायद वो कहना है कि देश में पहली बार ऐसा किया जा रहा है। इसके अलावा मोबाइल ऐप उन्होंने एक लॉन्च किया है जिसके जरिए ई मतदाता पर्ची मिलेगी और वो पर्ची दिखाकर मोबाइल पर मतदान कर सके। तो इस तरह के कई नवाचार चुनाव आयोग कर रहा है, उसी की जानकारी अभी चुनाव आयोग में दी जा रही है और बस कुछ ही देर में जारी है। और देर में कमिश्नर आर परशुराम इस बात की घोषणा भी करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त हैं और मध्य प्रदेश के 44 नगरीय निकायों में चुनाव की घोषणा की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस पूरे अपडेट के लिए।
बीजेपी नेता और राज्य आवास संघ के पूर्व अध्यक्ष सुशील वासवानी की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली गई है। दिसंबर 2016 में इनकम टैक्स ने सुशील वासवानी के 8 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की थी। छापे में करोड़ों के काले धन का खुलासा हुआ था। सुशील बैरागढ़ के महानगर बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी के फाउंडर मेंबर भी हैं। इस बैंक में नोटबंदी के बाद करोड़ों के अनैतिक लेन देन का पता चला और छापेमारी की गई। बता दें कि सुशील वासवानी ने स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में बतौर कंडक्टर काम करना शुरू किया और तब भी भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी, जिसके बाद प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू कर वो रातों रात करोड़पति बन गए और फिर बीजेपी में शामिल हो गए। वासवानी की पत्नी महानगर कोऑपरेटिव बैंक की चेयरपर्सन है। उनकी बहू संगीता पार्षद हैं। सुशील स्कूल, बैंक, होटल, रियल एस्टेट जैसे तमाम जगहों पर हाथ आजमा चुके हैं। बीजेपी उनसे छापेमारी के बाद ही दूरी बना चुकी है और पार्टी का कहना है कि जानकारी मांगी गई है। कांग्रेस ने पूरे मामले में सवाल खड़े किए हैं। पार्टी के नेता सुशील वासवानी की 10 करोड़ रुपए की संपत्ति इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अटैच की है, जबकि उसके पास हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है। उसका माल है, बैरागढ़ रोड पर उसका होटल है, उसके सामने पेट्रोल पंप है। उसने जिस समय नोटबंदी हुई थी, कई रसूखदार लोगों के, मंत्रियों के, कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नोट चेंज किए थे। ये ऑन रिकॉर्ड ये बातें आई थी। इसके बाद में प्रेशर किया इनकम टैक्स के ऊपर, जिससे वो राशि कम उसकी अटैच की गई है। उससे हजारों करोड़ रुपए वसूल किए जाने चाहिए। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों पहले उनके यहाँ एक छापा पड़ा था और उसमें हमें जानकारी लगी है कि इस तरह की कार्यवाही इनकम टैक्स विभाग ने करी है। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि ये कानूनी कार्यवाही है और इस पर प्रक्रिया जो भी है उसमें भारतीय जनता पार्टी कभी भी हस्तक्षेप नहीं करती है और ना ही हमने कभी हस्तक्षेप किया है। लेकिन इस पूरे विषय पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नंद कुमार सिंह चौहान जी संज्ञान लेंगे और जो भी विषय होगा वो आपके समक्ष लाया जाएगा। दिसंबर 2016 में इसी महानगर मर्यादित बैंक में आयकर विभाग का छापा पड़ा था। सुशील वासवानी जो इस बैंक के फाउंडर मेंबर हैं, उनके घर पर और उनकी तमाम जो दफ्तर हैं उन पर आयकर विभाग ने छापा मार के करोड़ों की अवैध जो रकम है वो बरामद की। दरअसल 8 नवंबर के बाद जब नोटबंदी हुई उसके बाद जो खातों में लेन देन हुआ था उसको लेकर इसी सिलसिले में भोपाल के बैरागढ़ में स्थित सुशील वासवानी जो बीजेपी के नेता हैं उनके घर पर छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। 8 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी जिसमें करोड़ों के लेन देन का खुलासा हुआ था जो कि लीगल नहीं था। बेहद ही छोटे कारोबारी से करोड़ों की संपत्ति के मालिक बनने वाले सुशील वासवानी पर अब आयकर विभाग का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन अजय के साथ मकरंद काले, ईटीवी न्यूज़, भोपाल। इधर दमोह की कृषि उपज मंडी में खुले आसमान के नीचे रखा गया प्याज सड़ने लगा है। प्याज के सड़ने की बदबू से मंडी में व्यापारी, किसान, पल्लेदार सहित सारे लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि मंडी में सड़ा प्याज लोगों के बीमार होने की वजह बन रहा है। दमोह अनाज व्यापारी एवं ऑयल मिल्स एसोसिएशन ने 15 जुलाई को मंडी में अनाज की खरीदी बंद करने की चेतावनी दी थी। और राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। भिलाई के एक प्रॉपर्टी डीलर के अपहरण मामले से जुड़ी हुई खबर है। आपको बता दें कि 7,30,000 की फिरौती लेकर व्यापारी को छोड़ दिया गया। पुलिस ने एक संदेही को हालांकि हिरासत में ले लिया है और गंज पुलिस उससे पूछताछ में जुटी हुई है। भिलाई के एक व्यवसायी का अपहरण कर लिया गया था राजधानी रायपुर से और इस पूरे मामले में 7 लाख से अधिक की रकम लेकर, फिरौती लेकर अपहरणकर्ताओं ने व्यापारी को छोड़ दिया है। एक संदिग्ध को पुलिस ने हिरासत में लिया है जिससे पूछताछ की जा रही है और अन्य लोगों के बारे में जानकारी बटोरी जा रही है। अपडेट्स के लिए बातचीत करेंगे हमारे साथ संवाददाता राघवेंद्र, राजधानी रायपुर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, भिलाई के प्रॉपर्टी डीलर अपहरण मामले में क्या कुछ खुलासा हो पाया है और फिलहाल बताया जा रहा है कि फिरौती लेकर उन्हें छोड़ दिया गया? देखिए, जो है पूरा मामला जमीन खरीदने के लिए जो है ये युवक भिलाई का जो है वो यहाँ रायपुर आया हुआ था और जो आरोपी हैं उन्होंने उसको बुलाया हुआ था और गंज थाने के पास में ही एक होटल है, वहां से उसका अपहरण करने के बाद पूरे शहर भर में आरोपी उनको घुमाते रहे और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बंदूक की नोक पर उसके साथ जो है 13 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। हालांकि 7.5 लाख रुपए की फिरौती देने के बाद युवक जो है छूट गया है और इस बात की शिकायत उन्होंने गंज थाने में की है, जिसके बाद पुलिस ने जो है मामले की तस्दीक करने के बाद इस मामले में मामला दर्ज कर लिया है और करीब एक युवक को हिरासत में लिया गया और बाकी युवकों की तलाश की जा रही है। ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से फिरौती ली गई है दिन दहाड़े इस तरीके से उठाया गया तो उसको लेकर पुलिस
रायपुर पुलिसिंग पे सवाल उठ रहे हैं। जी ज्योति। और पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या कहा है? जिस शख्स को हिरासत में लिया गया है वो कौन है? उसे फिलहाल सिर्फ संदिग्ध माना जा रहा है या आरोपी बताया जा रहा है? देखिए, अभी तो हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ ही कर रही है। जब भी इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो पुलिस पहले प्रार्थी की जो बात है उसको ही एक तरीके से तस्दीक करती है, क्योंकि कई बार इस तरीके के फर्जी मामले भी सामने आए हैं और पूरी तरीके से तस्दीक करने के बाद मामला जब जेन्युइन लगा है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जिस तरीके की जानकारी प्रार्थी ने दी है उसके आधार पे एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और अगर वो आरोपी सही पाया जाता तो निश्चित रूप से दूसरे आरोपी की भी गिरफ्तारी पुलिस कर सकती है। हालांकि अभी इससे ज्यादा कुछ पुलिस बोल नहीं पा रही है। उनका कहना है कि अभी मामला प्राथमिक चरण में है और जल्दी ही चलिए देखना होगा पुलिस आगे की तफ्तीश में क्या कुछ जानकारी ले पाती है और किस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा हो पाता है। शुक्रिया राघवेंद्र फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।